जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स के कंप्लीट चैप्टर के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यानी दोस्तों कंप्लीट बुक जो है आपका सिविक्स का, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीवीआई के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब में सर्च कीजिए एसकेएस ऑनलाइन स्टडी और चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, अगर हाँ तो कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, सत्ता में साझेदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका जो है वह कम हो जाती है। सत्ता के बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भी ठीक रहता है। सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के योगदान में अपना योगदान देते हैं और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। जो क्वेश्चन का आंसर हम लिखे हैं एकदम आपको अपनी भाषा में लिखे हैं, ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आ सके। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। दोस्तों इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पिछली बार भी पूछे गए हैं और इस बार इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का अर्थ जो होता है, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। चूँकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, यानी अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप सभी जानते हैं। ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी संविधान में जो है भारत को देश नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है, तो राज्य कहा गया है। तो हमारा भारत देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है परिवारवाद, या फिर इसे वंशवाद, या फिर इसे भाई भतीजावाद भी कहते हैं। यानी इन सभी के नाम से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी के अंदर से पूछा जाएगा। यानी या फिर आपसे पूछा जाएगा परिवारवाद या वंशवाद या भाई भतीजावाद। ये तीनों में से यदि कोई भी पूछा जाएगा तो आप इसी डिफिनेशन को आंसर के तौर पे लिखिएगा। मतलब यह क्या है, तो दोस्तों परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधित रिश्तेदार को टिकट देने का कार्य करता है, जो लोकतंत्र का प्रमुख अवगुण है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विविधता में एकता का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। चूँकि हमारा देश भारत निरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों को धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास भारत देश में करता है। जब कभी भारत को एकता अखंडता खतरे में या किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। काफ़ी आसान भाषा में लिखा गया है विविधता में एकता की परिभाषा, तो आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक विभेद या फिर इसे असमानता भी कहते हैं, क्या है। तो लिंग के आधार पर कह रहा है कि लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है।
लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से है। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है, जैसे खान पान, शिक्षा संस्थान, पालन पोषण, वस्त्र पहनावा में अंतर, इन सभी में भेदभाव देखने को मिलता है। यही लैंगिक विभेद या फिर असमानता का परिभाषा है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण को लिखें। तो समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव होता है। दूसरा है, महिला में पर्दा प्रथा चलता है। तीसरा है, दहेज प्रथा के कारण। और चौथा है, बाल विवाह एवं सती प्रथा। ये चारों जो है आपको समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारक जो हैं, ये 4 प्रमुख कारक हैं। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु लिंग की जांच अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो उसे जानबूझकर गर्भपात करा दिया जाता है। हमारे देश का लिंगानुपात दिन प्रतिदिन, जो कि अभी है 943 पर 1000, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, घटते जा रहा है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 में एक अधिनियम पारित किया जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा गया, जो सफल न होकर असफल साबित हुआ। इसे लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। मतलब इसमें जो है लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। तो भ्रूण हत्या के बारे में आपको कंप्लीट डिफिनेशन मिल गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंग भेद क्या है। तो दोस्तों, मानवों में गोरा और काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग विभेद कहलाता है। इसमें लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग को क्या कहा जाता है, तो अमेरिका के गांधी के नाम से जाना जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद क्या है। तो दोस्तों, इसका परिभाषा हो जाएगा, अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्र से अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। यह लोकतंत्र का एक अवगुण है। यही क्षेत्रवाद का परिभाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सांप्रदायिकतावाद क्या है। तो दोस्तों, यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है, जो लोकतंत्र का एक क्या है, अवगुण है। तो यह इसका सांप्रदायिकतावाद का डिफिनेशन हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकार को प्रदान कर देती है, जिसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि विभिन्न समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से किया जाता है। यही है सत्ता का विकेंद्रीकरण। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नगर परिषद क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखें। तो दोस्तों, नगर परिषद का गठन नगर पंचायत से बड़े शहरों में किया जाता है, जहां की आबादी 2 से 3 लाख होनी चाहिए, यानी इसी में नगर परिषद का गठन किया जाता है। इसके प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं। नालियों का निर्माण करना, नगरों की सफाई करना, शमशान घाट का प्रबंधन करना। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों, सड़क एवं गली में बिजली का प्रबंधन करना। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण कराना। उसके बाद है मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण कराना। ये है नगर परिषद के प्रमुख कार्य। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थी। तो बिहार में हुए छात्र आंदोलन का मुख्य कारण गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को कम करना था, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण थे। छात्र आंदोलन के जो नेता थे वो जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्यों को लिखें।
तो गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर एवं और भी छोटे बड़े बांध के विरोध में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? तो पहला है सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करना, दूसरा है विस्थापित परिवारों को पुनर्वास एवं उचित मुआवजा दिलाना, उसके बाद है पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए सरकार से सुरक्षात्मक उपाय कराना आदि। ये सभी हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को सरकार तक और सरकार की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। यही इसका प्रमुख आधार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण होता है, लेकिन उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। इसे स्थानीय नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अधिकार यानी अवसर प्राप्त होता है। यही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो भारतवर्ष में लोकतंत्र निम्नलिखित तरीके से सफल हो सकता है। पहला है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, दूसरा अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं पर समान रूप से ध्यान देना, तीसरा राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना, चौथा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना, पांचवा है आम लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाना इत्यादि। यही सब जो क्या है भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, ये इसके कारण है। भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को हम काफ़ी उज्जवल रूप में देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां भी है, परंतु इन कमियों को दूर करने का प्रयास जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र इन कमियों को दूर कर लेगा और आने वाले समय में विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र साबित होगा। ये भी 2 मार्क्स वाला आपका क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? तो दोस्तों लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। तो वैसे अपराध जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है आर्थिक अपराध कहलाते हैं। विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों में रुपया जमा करना, कर की चोरी तथा घूसखोरी आदि आर्थिक अपराध के प्रमुख उदाहरण हैं। तो आर्थिक अपराध आपको समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? तो सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है क्योंकि यह कानून लोगों को सरकारी नीतियों से अवगत कराता है और दूसरा जो है प्रशासन को पारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। इसी कारण सूचना का अधिकार कानून को लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है सिविक्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा के अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पाता है। साथ ही अशिक्षित रहने के कारण लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से अनजान रहते हैं, जिससे सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती है और लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों ये सिविक्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन थे सिविक्स के पूरे बुक में, उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए और भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।